नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। मानवता को शर्मसार करती हुई एक घटना हमारे पास आ रही है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल से यह घटना आ रही है। एक निजी अस्पताल में यहां 80 साल के बुजुर्ग को दाखिल करवाया गया था। इसके बाद खबर आ रही है कि उस बुजुर्ग के हाथ पैर बांध दिए गए और बेड से बांध दिया गया उनको, इसलिए कि उनके परिजन फीस नहीं भर पाए अस्पताल के। ऐसा कहना है उनकी पुत्री का ये भी कहना है कि 2 बार फीस दिए जा चुके हैं, लेकिन तीसरी बार फीस भरने के काबिल नहीं रहे ये लोग। इस वजह से उनके पिता को बेड से बांध दिया गया। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है। और आपको बता दूं कि इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कमलनाथ ने भी निशाना साधा है वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। ये कोई यहाँ पे सुबह वहाँ पे लगा रहा कि कोई यहाँ बंधन आ जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की अस्पताल प्रबंधन से। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि दिमागी बुखार के शिकार थे बुजुर्ग, लिहाजा उनके हाथ पैर बांध दिए गए, ऐसा कहना है। लेकिन उनकी पुत्री इसको नकार रही है। उनकी पुत्री का कहना है, जो मरीज हैं 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी पुत्री का कहना है कि ऐसा नहीं है, अस्पताल वालों ने इंटेंशनली फीस नहीं देने की वजह से ऐसा किया है। और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने निशाना साध लिया है शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन पर, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साल के 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में एक दिन सबसे बड़ा होता है और वह दिन होगा 21 जून का। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है और इस दिन रात बहुत छोटी होगी, दिन बड़ा और रात छोटी। और इस दिन सूर्य की तपिश भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगना है, इसीलिए आप सभी को सावधान रहने की भी जरूरत है। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह दिन सूर्य ग्रहण जो है हम सब के लिए, देश के लिए काफी लाभदायक भी साबित होगा। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के रानीगंज में। बंगाल के रानीगंज में कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया और यहाँ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे पहले योद्धा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी को सम्मानित किया गया और उन्हें 2,11,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भी दिए गए, ताकि कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो मुसीबतें झेल रहे हैं लोग, उनको सरकार मदद कर सके। और इस दौरान पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भानोटिया से भी। उन्होंने हर तरह की जानकारी हमारे संवाददाता को दी। एक छोटी सी दास हम लोग भी दे रहे हैं, कृपया आप ज्वाइन जरूर करेंगे। और हमारे आर्थिक सेवा भारती का आसन को भी देख रहा है। पास्ट प्रेसिडेंट ओपी सोमानी जी, उनके जूनियर साहब हमारे करने का हमने निश्चय किया था। इसी कड़ी में हमारे यूपी कमेटी मेंबर महेश खड़िया और सुनील गंगड़ीवाला से अनुरोध करूँगा तालियों से सबका स्वागत करें। Corporation and MLA Mandeshwar. President and members of Raniganj Chamber of Commerce appreciate and recognize Shri Jitendra Tiwari. थोड़ा सा गैप बढ़ा लें।
তারা তাদের মাধ্যমে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের মাধ্যমে তারাও মুখ্যমন্ত্রীর যে তহবিল সেই তহবিলে দান করেছেন। আমরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই যে মুখ্যমন্ত্রী যে লড়াই লড়ছেন সেই লড়াইয়ে তারা তার পাশে আছেন, তারা সরকারের পাশে আছেন। হ্যাঁ, একটা সিপিডিএফ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে, তার পরিবারকে তারা অর্থ দান করেছেন। এটাও বড় ব্যাপার, বড় হৃদয়ের মানুষ তারা, তাই এই কাজটা তারা করেছে। हमारे पास ये इच्छा भी उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता की जाए, तो हम लोगों ने 10,000 की एक राशि मैं कर पाऊंगा। दूसरी ओर जब राज्य के मुख्यमंत्री ने ये अपील की कि सारे लोग एक दूसरे के साथ सहयोग का वातावरण तैयार करें, उस अपनी सहमति जताते हुए रानीगंज में भी मैंने देखा कि बहुत से संगठन, बहुत से एनजीओ, आपका चेंबर, सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। जहां तक मेरे बारे में कहा गया है तो ये चॉइस ऑफ लाइफ हम लोगों का अपना है और इसमें हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आप लोगों के ये चॉइस ऑफ लाइफ चेंबर से जुड़े हुए हैं या एनजीओ चला रहे हैं, जो भी आपका चॉइस है, और कहीं ना कहीं इसमें आपको कुछ सुकून मिलता है, कुछ मन में शांति मिलती है, तभी ये काम आप करते हैं। तो हम लोग जो लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से आज प्रशासनिक स्थानों पर हैं, ये भी चॉइस ऑफ लाइफ हमारा अपना है। इस तरह का जीवन हम चुनते हैं तो एक तरफ दूसरी परेशानियां तो होती हैं, लेकिन जब कुछ समस्याओं का समाधान हम कर पाते हैं तो उस समय मन में जो खुशी मिलती है, जो चैन मिलता है, जो सुख का नींद होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो उसी के प्राप्ति के लिए सब काम हम लोग करते हैं। मैं आपके चेंबर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का आज का ये कार्यक्रम मुझे हमेशा याद रहेगा मेरे कार्यकाल में कि 5 साल में बहुत बार आने का मौका मिला, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। यानी आप भी समझते हैं कि अभी थोड़ा दिक्कत में है कॉर्पोरेशन, मन में है, शायद एक बार मन में सोच रहे थे बोल दे क्या, फिर संकोच में नहीं बोलेंगे, छोड़ो आज नहीं बोलना। आप जानते हैं कि बार बार विभिन्न चेंबर्स के द्वारा नगर निगम की जो टैक्स की प्रक्रिया है, इस पर बार बार उंगली उठाए गए, बार बार कहा गया कि ये टैक्स प्रक्रिया ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्स। मापदंड सरकारी जो एजेंसी है वही करे, और आप लोगों के अनुरोध पर ही आज से करीब 1 साल पहले ही हम लोगों ने सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड जो है उसको इस इलाके के टैक्स असेसमेंट का काम दे दिया है, और सेंट्रल जो वैल्यूएशन बोर्ड है वो ऑलरेडी टैक्स का काम कर रही है और वही निर्धारित कर पाएगी कि ये टैक्स सही है गलत है। आप जानते हैं कि सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड का नियम है कि जब वो ड्राफ्ट पब्लिश करती है उस समय इंडिविजुअल्स को ये अधिकार भी देती है, उनकी जो सोच है, जनता की जो सोच है, ये सारा कुछ सोचने के बाद वो फाइनल पब्लिकेशन करती है। वो प्रक्रिया करना चाहिए हम लोगों को। वैल्यूएशन बोर्ड के नियम है, उसमें यदि कहीं टैक्स में कुछ रियायत देने की जरूरत है तो उस पर भी आप सोचे, यदि कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालें। यदि इस समय हम लोग के अपने बस में होता तो ये जरूर, ये बिल्कुल सही समय है, इस समय टैक्स में रियायत देना जरूरी था। मैं नहीं जानता कि आगे दिन आने वाले दिन उसके जो कानून है उस कानून में ऐसी कोई धारा उपधारा है कि नहीं जिसके अंदर वो छूट दे सकते हैं, जो पूरा ऑफिस है वही लगाएंगे। लेकिन जब आप लोग जितने दिनों तक वहाँ कैंप लगेगा उतने दिन हम आसनसोल से अधिकारी भेजेंगे जो लोग जाते हैं उनके साथ बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित कर पाए। जैसा कि मुझे बताया गया था कि पिछले साल का बहुत सा पुराना एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी है कि 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होगी और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वह मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करें और तमाम शिक्षकों को भी जो परीक्षा केंद्र में रहेंगे उन्हें भी यह निर्देश दिए गए हैं मंत्रालय की तरफ से। और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बिहार में वर्चुअल रैली हुई अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई और इसकी खिलाफत पहले ही कर दी आरजेडी के नेताओं ने। आरजेडी के नेताओं ने थाली पीटकर इस वर्चुअल रैली की खिलाफत की, इसका विरोध किया। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी मां जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी के साथ मिलकर थाली पीटे और भी तमाम आरजेडी के नेता मौजूद थे। लालू प्रसाद के आवास के बाहर इन लोगों ने थाली पीटकर वर्चुअल रैली का विरोध किया। इनका कहना है कि केंद्रीय सरकार ने बिहार के साथ नाइंसाफी की है और वर्चुअल रैली को ये जो है ये लोग किसी भी तरह से सार्थक नहीं मानते हैं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने संवाददाताओं से भी बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि लेह से उनके राज्य के 208 श्रमिक फ्लाइट के जरिए सोमवार की सुबह यानी कल सुबह झारखंड पहुंच रहे हैं। ये तमाम लोग संताल परगना के हैं और इन्हें बुलाया जा रहा है फ्लाइट के जरिए। हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी दी। और उधर दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है कि दिल्ली में आप पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रवासी मजदूरों को भेजने का सिलसिला जारी है। बिहार के मधुबनी और आसपास के जिलों के कुछ प्रवासी मजदूरों को बस के जरिए आपके नेताओं द्वारा भेजा गया। आपके सांसद संजय सिंह और दिलीप पांडे इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। कैसी हो? ठीक हो? वाली बात बाद में वो संभाली पाएंगे। किसके साथ हो? आप भी जाते हैं? बस 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 ये बताइए फिरोज भाई इसका पानी ये कौन पकड़ेगा? छोटी पकड़ेंगे, छोटी। आराम से जाना भाई, इसका सामान फिरोज भाई इसका सामान पहुंचा ला बेटा, उनके पकड़ लेंगे। एक वाली डब्बा और दे दो आप अपने बच्चे। ठीक है दीदी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये आप ले लो। ये लो और ले। आजा बेटा, आजा। ये छोटे बच्चे, ये इसका है, इसी का है। आजा आजा, चलो चलो।
और अब लिए चलेंगे सीधे आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर की तरफ। आसनसोल शहर के एनएस रोड स्थित नया धर्मशाला को बेचे जाने की खबर के बाद यहाँ के लोग काफ़ी उग्र हो गए और लोग यहाँ पहुँच गए। आज सुबह यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों के पहुँचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया और तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए और लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। आपको बता दूं कि यह धर्मशाला काफ़ी पुराना है और इस धर्मशाले का संचालन एक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। जयपुर के एक व्यक्ति हैं संजय केडिया, जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और उसी ट्रस्ट के द्वारा इस धर्मशाले का संचालन किया जाता है। लेकिन अचानक ऐसी खबर आई कि इस धर्मशाले को बेचा जा रहा है और इस खबर के बाद ही लोगों में काफ़ी नाराज़गी पसर गई और लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और ये खबर सुनकर स्थानीय आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के मंत्री मलय घटक और स्थानीय पार्षद उमा श्राप भी यहाँ पहुँच गई और लोगों से इन्होंने बातचीत की और मंत्री मलय घटक ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, यह धर्मशाला है, धर्मशाला ही रहेगा, ऐसा कहा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। आइए दिखाते हैं आपको कुछ खास दृश्य। धर्मशाला के अवैध बिक्री के खिलाफ में सारी जनता है। धर्मशाला को बिक्री नहीं होने देंगे। हम लोग धर्मशाला को बेचने नहीं देंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। हम लोग धर्मशाला को नहीं बेचने देंगे। आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला यहाँ पर आज से नहीं 1948 से यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग जो है ये अपना विभिन्न तरह का धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक काम और साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहता है। यह हमारे आस्था का प्रतीक है, यह धर्म का प्रतीक है और साथ ही साथ यहाँ मंदिर भी है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से मैं यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से हम लोग एक ही स्लोगन लगाना चाहते हैं कि धर्मशाला को बेचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। से बोलिए हाथ उठाकर, धर्मशाला को बेचने नहीं देंगे, नहीं देंगे। धर्मशाला हमारे आस्था का प्रतीक है, हम लोग बेचने नहीं देंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग धर्मशाला स्मृति ट्रस्ट बनाया गया था उस समय और ये धर्मशाला इसलिए बनाया गया था जहाँ पर धर्म का काम हो, शादी विवाह हो, इसलिए यहाँ पर धर्मशाला का आयोजन किया गया था। आसनसोल में बाजार के अंदर यही एक धर्मशाला है जहाँ सभी लोग यहाँ से सुविधा लेते हैं। यहाँ सालों भर अनुष्ठान, शादी विवाह का कार्य होता है। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, इस धर्मशाला से सभी का आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इसलिए ये धर्मशाला कुछ दिन पहले किसी ने ये बिक्री करने का चर्चा किया था, लेकिन साथियों आज हमारे सामने हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक, हमारे आसनसोल के प्रिय नेता, हम लोग का सबका प्रिय उपस्थित है श्री मलय घटक जी, तो हम लोग दादा के नाम से दादा के छोड़ाकर हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बट हम लोग जब भी कोई भी विश्वास या आस्था में ठेस पहुंचता है, कोई भी धार्मिक आस्था में अगर ठेस पहुंचता है तो हम लोग सब मिलकर उसका आवाज और उसका विरोध करते हैं और गणतांत्रिक पार्टी से हम लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन धर्म स्थल या धर्मशाला में धर्मशाला कैसा लगता है वैसा ही रहे, हम लोग ये करेंगे। एक धर्मशाला जो लोग का बनाया था, जानकी देवी केडिया धर्मशाला, उनका अभी कोई लीगल हेयर नहीं है।
उनका अपना लड़का बच्चा परिवार का कोई नहीं है, तो अगर लीगल एयर नहीं है तो हम लोग का स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल एस्टेट्स एंड फॉरफीचर एक्ट, कोई भी ट्रस्ट जिसका ट्रस्ट का सभी सदस्यों का डेथ हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकार का हो जाता है, तो प्रॉपर्टी सरकार का हो जाता है। तो हम लोग ये ट्रस्ट का भी जो डीड है उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ट्रस्ट का कौन कौन मेंबर था, जीवित है कि नहीं है, ये सब का पता लगाएंगे। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, ये धर्मशाला जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके लिए कुछ भी होगा तो उसका लड़ाई हम लोग करेगा। हम आपको हम बोला है कि एकदम डेली तो धर्मशाला के पास एक बार आना। धर्मशाला रूप से परिवार का काम में लगता था वैसा ही रहेगा, वैसा ही। अगर रुकावट देने आएगा तो जो लड़ाई करना है हम करेंगे, आप लोग साथ में रहिए। भारत माता की इतना ही आप लोग को मैं कहने के लिए आया था। और बाकी जो क्या हो रहा है? छुट्टा दे रहे क्या हो रहा है? हम लोग बात पे ऐसा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बात पे ऐसा करेगा, बेचने देगा धर्मशाला, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इज्जत से चला जाएगा फिर, चला जाएगा। मुळा गटाक स्वागतम स्वागतम मुळा गटाक स्वागतम स्वागतम। इस आंदोलन में आप अनुरोध है, कृपया सभी एकजुट होकर सुर मिला के खाली करवा दे, वहाँ पर खाली करवा दे। चिंटू वहाँ पर खाली करवा दे। हेलो, हमारे बीच हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम और कानून मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम मंत्री का अभिनंदन करते हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ऊपर कोई भी विपदा आती है, कोई भी संकट आता है तो एक हनुमान की भांति हमारे माननीय मंत्री मनोज घटक हमारे साथ देते हैं। माइक चेंज कर रहे हैं, माइक काम ही नहीं कर रहा बार बार। और हम लोगों का हमेशा साथ देते हैं। आज जब हमारे मनोज को पता चला कि हमारा यहाँ पर हमारा जो धर्मशाला है वो बेच दिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा दादा शांति भाव से, शांति वातावरण में हम लोग की पूर्ण विश्वास है कि शांति वातावरण में यहाँ के लोगों को जो लोग लिया है, जिसका ये ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी करके इसको हैंड ओवर करेंगे और हम लोग ये धर्मशाला के रूप में देखेंगे। ये धर्मशाला चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी समुदाय के लोग ले, चाहे हिंदू ले, चाहे मुसलमान ले, चाहे सिख ले, चाहे कोई ईसाई ले, किंतु ये जो धर्मशाला है ये धर्म के नाम से है और ये धर्म स्थल में कोई भी अगर ठेस हो जाएगा तो हम लोग तनिक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत मंत्री महोदय, हमारे दादा हम लोग को विश्वास पत्र के हिसाब से हम लोग को सामने रखकर ये शांतिपूर्ण ढंग से
हम लोग बताएंगे। रुकिए थोड़ा बोलने दीजिए इसको, ठीक है, लेकिन हमको बोलने दीजिए। इन दिनों खून की कमी हो रही है। खून की कमी की वजह से मरीजों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए कुछ सामाजिक संस्थाओं की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जाना शुरू हो गया है। कुल्टी महोत्सव कमेटी की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया बंगाल के कुल्टी इलाके में, और इस रक्तदान शिविर में तकरीबन 35 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। और इस मौके पर संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और सभी ने कहा कि रक्तदान शिविर का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उधर बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि रानीगंज में एक सामाजिक संस्था की तरफ से लोगों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई, खाद्य सामग्री और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पे बांटी गई ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के काम में लगातार लगी हुई हैं। इसी में से एक संस्था है जो रानीगंज इलाके में लगातार काम कर रही है और आज भी संस्था के सदस्यों के द्वारा इस तरह का काम किया गया। একটা এনজিও আছে, আমি সঞ্জয় বলছি। সবই আমাদের ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে, কোনো জায়গায় গণসংগঠনের সরাসরি নামে, কখনো হচ্ছে আমি সঞ্জয়ের মতন এরকম এনজিওদের নামে বিধানসভা এলাকায় এই ধরনের গরিব মানুষদের কাছে কখনো চাল, কখনো ক্যান্টিন করে, কখনো হচ্ছে যে এরকম সবজি দিয়ে নানাভাবে হচ্ছে যে আমাদের ছেলেরা সাহায্য করছে। সাহায্যটা করা যেভাবে উচিত ছিল, লকডাউনের পর যেরকম আর্থিক অবস্থা দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষদের, গরিব মানুষদের, বিশেষ করে শ্রমিকদের কাজ নেই, যারা বাইরে থাকে, যারা এসছে সর্বশান্ত হয়ে, এই ধরনের মানুষকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য এবং এই কাজটাই এরা করছে। যেখানে সরকারের করা উচিত সেখানে সরকারের ভূমিকা খুব একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এত মানুষ আজকে পশ্চিমবাংলা, ভারতবর্ষে আজকে বেরোজগার হয়ে গেছে, কাজ হারিয়ে গেছে, কাজের কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে এই প্রচেষ্টা আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এদের। এবং শুধু এখানে নয়, গোটা বিধানসভা এলাকায় কালকে বল্লভপুরও ওদেরও এইরকম সবজি বাজার চলছে, বিভিন্ন জায়গায় করছে নানাভাবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে আমরা সম্ভব নয় যদি মানুষ না এলাকা সাহায্য করে। শিয়ারশোল এলাকায় এমন কোনো গরিব মানুষ নেই
যারা চাল পায়নি, চাল সবজি এক দফা প্রত্যেককে প্রায় দেওয়া হয়েছে। এই ওয়ার্ডের এদের নেতৃত্বে, আমি সঞ্জয় বলছি, এদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায়, শুধু শিয়ারশোলে নয়, শিয়ারশোলের আশেপাশে যে গ্রামগুলো আছে, নানা রকম জিনিস তারা পৌঁছে দিয়েছে গরিব মানুষের কাছে। আবার নতুন উদ্যমে আবার মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে তারা আজকে এই সবজি বাজার করছে। আমরা যতটুকু পাচ্ছি আমরা কাজ করছি। সরকার কি করছে আমাদের দরকার নেই, কিন্তু আমরা যতটুকু পাচ্ছি আমরা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয়, সরকার কোনো ত্রাণ, পশ্চিমবাংলা সরকার বলছে কেউ দিতে পারবে না। এটা ঠিক নয়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংগঠন, এনজিও, গণসংগঠনগুলো, ডিওআইএফ, এসএফআই, বিজ্ঞান মঞ্চ, বিভিন্ন সংগঠন, কৃষক সভা, CI2, যারা নানা রকমভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু সরকার আজকে কদিন আগে ঘোষণা করেছে রিলিফ একমাত্র, যেখানে বন্যা হয়েছে সেখানে তো বটেই, তাছাড়াও যেহেতু আর্থিক অবস্থা, রোজগার নেই, কাজ চলে গেছে, সেই সব এলাকার মানুষদেরও সাহায্য করা হচ্ছে যে এই এনজিওগুলো করে যাচ্ছে। আর সেখানে সরকার হঠাৎ ঘোষণা করলো আমি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এবং সরকার হচ্ছে নিশ্চুপ, সরকার হচ্ছে কোনো জায়গায় করছে না কোনো কাজ, তিরপল পাচ্ছে না, খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত মানুষকে মিলে সরকারের উচিত সবাইকে নিয়ে এই বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা, সেখানে সরকার করছে না। আমি সঞ্জয় বলছি যে গ্রুপ এবং শিয়ারশোল অধিবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, নানাভাবে সাহায্য করে এই গ্রুপকে টিকিয়ে রেখেছে, এই এনজিওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই এনজিওর মাথায় আশীর্বাদ আছে মানুষের, তাই এরা এই কাজটা করতে পারছে। ধন্যবাদ। দুটো তো দিয়ে দেবো। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस काल के दौरान जितना भी हो पाया उन्होंने जनता के साथ रहने का जो है काम किया है, और सरकार के तमाम प्रतिनिधि की तरफ से भी जनता के लिए सेवा करने का जितना भी मौका मिला उनके प्रतिनिधियों ने किया, ऐसा कहा ममता बनर्जी ने। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जो राहत कोष हैं उसमें काफ़ी रुपए दिए गए, काफ़ी बिजनेस घरानों की तरफ से भी करोड़ों अरबों रुपए दिए गए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। और उन्होंने प्रदेश के लोगों से ये कहा कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता कर निकलना शुरू करें, अपना काम शुरू करें, और बहुत ही सावधानी के साथ, सावधानी बरतते हुए अपना काम शुरू कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम शुरू करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी पटरी पर लौट सके, ऐसा संदेश दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ভেন্টিলেটর কিনতে হয়েছে, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করে কত লোককে, প্রায় 56 লক্ষ 58 লক্ষ লোককে দেখতে হয়েছে, কত হোটেল ভাড়া নিতে হয়েছে, কত হসপিটাল ভাড়া নিতে হয়েছে, কত মেডিসিন কিনতে হয়েছে, কত আপনার মাস্ক কিনতে হয়েছে, কত ইন্স্যুরেন্স, আজকে জুলাই পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স করা আছে। এতে মারা গেলে হসপিটাল কর্মী বলুন, ল্যাবরেটরিজ বলুন, টেকনিক্যাল হ্যান্ডস বলুন, নার্স বলুন, ডাক্তার বলুন, পুলিশ বলুন, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার বলুন, প্রেস মিডিয়া বলুন, আশা বলুন, যারা এইসব কাজে ইনভলভ, তারা কেউ মরে গেলে স্টেট 10 লাখ টাকা করে দেবে তার অ্যাকাউন্টে, আর যদি অসুস্থ হয় তাহলে 1 লাখ টাকা করে সঙ্গে সঙ্গে পাবে। কত দিয়েছি আমরা ইতিমধ্যেই, আমরা প্রায় 70-80 জনকে 1 লাখ টাকা করে দিয়ে দিয়েছি, এবং 2 জন মারা গেছে তাদেরও আমরা 10 লাখ টাকা করে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের যারা ডিজাস্টারে মারা গিয়েছে 98 জন, প্রত্যেককে আমরা 2.5 লাখ টাকা করে দিয়েছি। আমরা ফেলে রাখি না কাজ, আমরা করি। এই 5টা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আপনাদের কাছে আমি এটাই বলতে এসেছি। এই যে 5টা চ্যালেঞ্জ দেখলেন,
এই 5টা চ্যালেঞ্জ আপনাকেও প্রচার করতে হবে যে এই সরকার কি করেছে দেখুন, এই সরকার কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দেখুন। আর সরকারের যে অ্যাক্টিভিটিস মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আপনি দূরত্ব বজায় রেখে করুন না। যেমন আমরা বসে আছি, দেখুন কোথায় বক্সি বসে আছে, কোথায় পার্থদা বসে আছে, কোথায় অভিষেক বসে আছে, কোথায় আদার্সরা বসে আছে, ফুল টিম করে বসে আছি। তো এইভাবে দূরত্ব বজায় রেখেই করতে হবে। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে করে বেরোন, কাজটা করার চেষ্টা করুন, প্রচারটা করুন, প্ল্যানিং করে করুন। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे साथ आप हमेशा बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें ताकि आप पल पल खबरों के साथ बने रह सकें। हमारे ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हमारे वेबसाइट www.khasbaat.co.in को भी आप खास तौर से उस पर नजर रखें ताकि आप जुड़े रह सकें खबरों के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें हर पल। और किसी भी तरह की सूचना देनी हो तो हमें सूचना दें, हम उसका स्वागत करेंगे। और आपकी सूचना अगर जनता तक पहुंचाने लायक होगा तो हम जनता तक उसे पहुंचाएंगे आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। और आप सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।